देखिए, तो इस क्वेश्चन में अभी इसका जिन्हें पढ़ा तो आपने देखा 3 पार्टनर है XYZ, तो इन्होंने एक बिल्डिंग ट्रांसफर कर दिया है और उन्होंने परचेस मैं 2004 में परचेस किया था 2 लाख रुपए में, ठीक है। और फेयर मार्केट वैल्यू जो थी, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑन द डेट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द वाज 20 लाख रुपए। ये 2 लाख का उन्होंने परचेस किया था 2004 में, लेकिन जब वो सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू आज क्या है, 20 लाख रुपीस है, जिस वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं। हाउएवर द फर्म क्रेडिटेड हिज कैपिटल अकाउंट बाय रुपीस 19 लाख रुपीस, ठीक है। यानी कि वैल्यू मार्केट में चल रही है 20 लाख रुपए, बट फर्म ने उसको जो अपने बुक्स में दिखाया है, एंट्री पास किया है कैपिटल, एंट्री पास किया होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और बैलेंस शीट शो किया होगा 19 लाख रुपए से कैपिटल अमाउंट एक्स वगैरह। अब तुम ये बताओ, बिल्कुल प्रोविजन में पढ़ा हमने, क्या फेयर मार्केट वैल्यू लेना हम लोगों को यहाँ पर, या जिस वैल्यू पर एंट्री किया गया है इंटर्ड उसको लेना है, हमें क्या लेना बताइए। जिस वैल्यू पे एंट्री किया गया है सर उसको लेना है, ठीक है। तो जिस वैल्यू एंट्री किया गया है that is the value of the 19 lakh, then you have to take the value of 19 lakh rupees as a transfer, as sale price. Okay, then 19 lakh is the sale price which the value has been recorded in the books, and then just you have to less the index cost. 2 लाख की आपने परचेज किया था, तो index cost 2 lakh rupees divided by index of that year, purchase year index which has been given 2045 कर दिया हुआ है 113। तो हमने बताया था ना कि कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय परचेज ईयर का इंडेक्स इनटू सेलिंग ईयर का इंडेक्स कर दिया हमने, तो आपकी इंडेक्स कॉस्ट आ गई है और आपका डिफरेंस क्या आ गया, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 13,67,257 आपका कैपिटल गेन इनकम आ गई। देन नाउ यू हैव टू पे टैक्स अबाउट दैट दिस इनकम, इस पर टैक्स लगेगा, ये ऐसा नहीं है, ये टैक्सेबल इनकम है, इस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। यानी कि पार्टनर एक्स की बात करें तो पार्टनर एक्स के पास पैसा नहीं आया, उसने सेल नहीं किया है, जस्ट लाइक कैपिटल के थ्रू, जस्ट लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूशन कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट मानेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मानेगा कि आपने सेल किया है, क्योंकि अगर आप सेल ना करते हो तो आप कैपिटल प्रोवाइड करते हो उनको, तो आपने उसको सेल किया है, सेल माना जाएगा और उसको इसलिए उनके पास टैक्सेबिलिटी भी आ गई इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स। अब एक्स इतने अमाउंट पे टैक्स देंगे तो इनको ये सेल माना जाएगा, इसके लिए ट्रांसफर भी सेल माना जाएगा, ठीक है। इसका ठीक उल्टा होगा, अगर बाय द वे फर्म ने एक्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया होता कैपिटल के रिपेमेंट के तौर पर डिसोल्यूशन के वक्त, तो भी ये इन द हैंड ऑफ फर्म टैक्सेबल हो जाती, इनके लिए टैक्सेबल बनता फर्म के लिए। इसका उल्टा वो भी अभी आगे आएगा, इसमें कोई दिक्कत है बता दो हमको एक बार, चले आगे। देख रहे हो प्रोविजन पता हो जाए अच्छे से हम लोगों को, तो एक लाइन का सॉल्यूशन है इसका, बस खाली सब कुछ है डिपेंड करता है प्रोविजन तौर पर। देखो अगला आ भी गया आपके सामने, जो हम बता रहे हैं अभी आपको एग्जाम्पल ले रहे थे, वो अगला आपके सामने आपको दिख भी गया, सेक्शन 45(4). 45(3) हमने कवर किया था कि भाई पार्टनर ने ट्रांसफर किया है फर्म को ना, अब क्या हो रहा है 45(4) पे कह रहा है ट्रांसफर बाय फर्म एओपीओबीआई, मतलब अब क्या कर रहे हैं, फर्म ट्रांसफर कर रहा है, जस्ट अपोजिट उसका, कैसी बात है, वो उनके हैंड एक्टिविटी हो जाएगी इनके अंदर में, पढ़ो वही बात थी, यहाँ दोबारा सामने आ गई। वेयर अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन or body of individual transfer of capital assets on its dissolution or otherwise to a partner member। देखिए फर्म क्या कर रहा है, फर्म बंद होने पर, वो फर्म बंद हो रही है तो उससे क्या कर लिया है, अब डिसोल्यूशन के समय फर्म प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया किसको, पार्टनर। ठीक उल्टा हुआ, पहले 45(3) में पार्टनर ट्रांसफर किया रहा फर्म को, तो पार्टनर की टैक्सेबिलिटी हो गई थी। अब क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट, फर्म अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है पार्टनर को या एओपीआई, ठीक है ना। तो इसमें जो होगा, ये फर्म का एओपीआई शैल बी चार्जेबल टू द टैक्स एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन व्हिच द सच ट्रांसफर टेक प्लेस, ट्रांसफर किया जाएगा उस साल टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स on the date of such transfer shall be deemed to be the full value of the consideration received or accrued, मिला हो जाए ना मिला accrued हो जाए, यानी कि जब ध्यान देने बात, ध्यान दीजिए बच्चों, जब ट्रांसफर किया पार्टनर ने फर्म को अपना ट्रांसफर किया, तो जिस वैल्यू पर बैलेंस शीट में फर्म ने अपने एंट्री किया वो वैल्यू उनकी ट्रांसफर सेल प्राइस मानी गई थी, लेकिन वहां पर उसमें हम लोगों ने फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लिया था। लेकिन 45(4) की बात करें तो अगर फर्म ट्रांसफर कर रहा है पार्टनर को, उस टाइम अब नहीं लेंगे बुक वैल्यू जो लिखा है बैलेंस शीट में, अब इस टाइम यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू, डीम्ड लिखाना है, डीम्ड करना होगा फेयर मार्केट द फुल वैल्यू ऑफ द कंसीडरेशन। बात समझ में आ गया, दोनों मतलब समझ में आ गया, ये सेक्शन 45(3) और सेक्शन 45(4) दोनों आपको समझ में आ होगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बाय अ पार्टनर टू द फर्म, एंड 45(4) कहता है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बाय अ फर्म टू अ पार्टनर,
जब पार्टनर फर्म को ट्रांसफर करेगा तो बैलेंस शीट जो एंट्री किया गया उस वैल्यू को लेंगे, ट्रांसफर प्राइस, सेल प्राइस, और अगर फर्म ट्रांसफर करेगा पार्टनर को तब उसमें फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। कोई कंफ्यूजन आई थिंक नहीं होगा, अब क्लियर हो गया है। बात ये याद रखिएगा, क्वेश्चन लगाते वक्त आपको ये पता रहेगा दोनों टाइप के क्वेश्चनों में वो मार्केट वैल्यू भी दिया रहेगा और एंट्री वैल्यू भी दिया रहेगा, बैलेंस शीट वैल्यू दिया रहेगा। अब आपको पता रहेगा कि कौन से केस में हमको फेयर मार्केट वैल्यू लेना है और सेल प्राइस तौर पर, और कौन से केस में हमको बैलेंस शीट वैल्यू लेना है, आपको पता होना चाहिए आपको, वरना क्वेश्चन तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 मिनट में आपको 10 नंबर देगा और उससे जल्दी 10 नंबर ले भी लेगा आपसे, अगर प्रॉब्लम नहीं पता है तो। बार बार हम कहते हैं आपसे, ठीक है। अब कह रहा है इन केस ऑफ वैल्यू, आप अगला पैरा पढ़े यहाँ पर 45 का 4A देखो। In case of value of any money or capital asset received by a specific person from a specified entity referred to a subsection 4, ठीक है, of section 45, the amount chargeable to the income of such specified entity under the subsection which is attributable to the capital assets being transferred by the specified entity in the prescribed manner। माने कि यहाँ पर हो गया ये ट्रांसफर क्या हो रहा है, फर्म एओपी बीआई के अलावा कोई कंपनी कोई एंटिटी ट्रांसफर करेगा तो 45(4)A माना जाएगा उसको, और वैल्यू मैनर ट्रांसफर करने का या सेल प्राइस एक्सपेक्टेड करने का मैनर वही रहेगा जो फर्म के लिए किए थे। अगर कंपनी करेगी तो 45 बस सेक्शन बदल गया, काम वही करना है। और एनी इंक्रीज ऑफ द कैपिटल बैलेंस consequent to the valuation of the assets or self generated goodwill other assets should be disregarded। उससे मतलब नहीं, छोड़ देना होगा आपको, बस हमको लेना है बुक वैल्यू जो एंट्री की गई है या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों बस। अक्सर कंपनी करेगी काम वही करेंगे, 45(4)A सेक्शन बदल जाएगा। ये बात क्लियर होगी आपको। अब आ रहा है टैक्सेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स और स्टॉक इन ट्रेड बाय अ फर्म एओपी बीओआई, ठीक है ना। अब देखो लिखा हुआ है WEF विथ इफेक्ट फ्रॉम, समझ लीजिए इसका फुल फॉर्म WEF मतलब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, यानी कि सर ये हमारे फाइनेंशियल ईयर में अभी तो हम लोग काम कर रहे हैं 2021 का, लेकिन अगले बार 1 अप्रैल 2021 के से भी ये 9B भी डाल दिया गया सेक्शन। क्या डाला गया है, पढ़ लेते 9B न्यू सेक्शन, ये नया सेक्शन प्रयोग किया गया है। अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं हम लोग काम करेंगे 2021 का, तो 2021 वाले में टैक्सेबिलिटी करते वक्त ये अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आगे जब अप्लाई होगा हम लोगों को, अगले बार जब करेंगे हम लोग 21-22 का करेंगे काम, तो उसमें ये अप्लाई होगा, ठीक है ना। क्या होगा, 9B डाल दिया गया आपको कि ये क्या कहता है भाई, टैक्स द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बाय फर्म एओपी बीओआई टू ओल्ड पार्टनर member upon the reconstitution by retirement या admission of partner member, profit from the transfer shall be deemed income as capital gain or profit gain business of profession as per law in the hands of such firm BOI की वजह हम लोग पीछे पढ़ के में आ रहे हैं। और तीसरी बात कर रहा है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द सच कैपिटल एसेट्स ऑन स्टॉक इन द ट्रेड एज ऑन द ट्रांसफर डेट शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। ये तीनों पॉइंट भले ही नया 9B डाल के इंसर्ट किया जा रहा है कैपिटल 2021 से, बट ये सारा पॉइंट्स वही है जो पीछे हम लोग कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। क्या है साहब, रिपीट कर दीजिए फिर सुनो। 9B ये कहता है कि वह एसेट जो हम लोग 45(1) में हम लोग वहां जब 45 में सेक्शन पढ़े थे हम लोगों ने, जो अभी स्टार्टिंग में किया था हम लोगों ने, ये वाला ट्रांसफर ऑफ वो ये कहाँ गया, ये वाला 45(2) जो ट्रांसफर ऑफ बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये नो पढ़े थे। तो इसमें था क्या था, कोई पर्सन कोई इंडिविजुअल से ट्रांसफर कर रहा था कि उसके पास कोई एसेट्स है, कोई गोल्ड है, उसको ने स्टॉक इन ट्रेड में ट्रांसफर कर लिया है, टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। तो यही चीज जो है उन्होंने 9B तक डाल दिया कि मान लिया जाए कि कोई फर्म या बीओआई या पार्टनरशिप फर्म एओपी अगर ये ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो। ये जो प्रोविजन था 45(2) इंडिविजुअल से था, यही नियम सारा सब कुछ सेम रहेगा, वही चीज टैक्सेबिलिटी बनेगी सेम तरीके से होगा। अगर वो काम कर रहा है हमारा फर्म, यही काम अगर आपका काम कर रहा है फर्म या बीओआई, तो उसको हम लोग नाम दे देंगे 9B के तहत डाल दिया गया है, ठीक है ना। कि हो सकता है फर्म ने कभी कोई एसेट्स तौर पर इन्वेस्टमेंट कर रखा था और बाद में वो फर्म उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर रहा हो, तो ठीक है, तो ऐसे केस में 9B लग जाएगा कि वो स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट कर रहा है फॉर्म में बीओआई ट्रांसफर करेगा तो उसमें 9B लगाएंगे। और दूसरे पॉइंट जो प्रॉफिट होगा नियम वही रहेगा, जिस दिन कन्वर्ट कर रहे हैं उस दिन तक का कैपिटल गेन, बाकी आगे का बिजनेस इनकम माना जाएगा। और जो कन्वर्ट करेंगे उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू ही उसकी कन्वर्जन प्राइस एट द डेट ऑफ कन्वर्ट में हम टैक्सेबिलिटी कर लेंगे। यही जो पॉइंट पीछे पढ़ के आए थे क्या कह दिया, खाली फर्क ये रह गया, वो इंडिविजुअल्स कर रहा था, ये फर्म और बीओपी या एओआई, बीओपी एओआई और बीओपी करें। बात समझ आ गया, फर्म एओपी बीओआई करना है तो
लग जाएगा, 9 भी लग जाएगा यहाँ पर आपको। चीज वही है, कोई अंतर नहीं है। चलें आगे। यस सर। बोलिए। हाँ सर। So now read the next question. A firm is dissolved. Its investment short term costing 60,000 are taken over by Mr. A. A partner at an the agreed price 80,000. Where is the fair market value of the investment? 1,10,000. Compute the amount of capital gain. क्या हो गया? जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट क्या हुआ? फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, अब क्या हो रहा है? 45 4 लगेगा। फॉर्म ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी एसेट जो है पार्टनर्स को, ठीक है। उसकी कॉस्ट प्राइस 60,000 थी, शॉर्ट टर्म माना जा रहा है, ठीक है, कहा भी दिया हमसे। तो अब यहाँ दो प्राइस दे रखा है आपके सामने। फेयर मार्केट वैल्यू इसकी थी 1,10,000 एंड उसकी जो उसकी इस प्राइस पे वो ले जाने में एग्री हुआ है वो है इसकी 80,000। यानी कि वो पार्टनर भर जाएगा, ले जाएगा तो 80 में दे जाएगा और पैसा भी 80 का पेमेंट करेगा और अपना एंट्री भी 80 से करेगा। लेकिन टैक्सेबिलिटी क्या होगी? 80 से होगी या 110 से होगी? 110 पे होगी। 110 से होगी, क्योंकि ये 45(3) बताया गया था कि फर्म अपनी बैलेंस शीट एंट्री करेगा, एग्रीड होगा, वो टैक्सेबिलिटी होगी। लेकिन जब फर्म ट्रांसफर कर रहा है पार्टनर के हैंड में, तो यहाँ पर हमको लेना है फेयर मार्केट वैल्यू। ये प्रोविजन आपको वही डिस्कस किया हमने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन था, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था। तो जरा सा अंतर है कि अगर पार्टनर फर्म को ट्रांसफर कर रहा है तब तो हम फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, लेकिन फर्म पार्टनर को ट्रांसफर कर रही है तब हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। ये बात एक लाइन की बात कहीं लिख लो बेटा, बाद में भूल जाओगे और जब प्रोविजन पढ़ने जाओगे तो प्रोविजन समझ नहीं आएगा लिखा क्या है। एक लाइन की बात तुम लिख लो, याद हो जाएगा। क्या हमने बोला कि अगर पार्टनर फर्म को ट्रांसफर कर रहा है देन इन दिस सिचुएशन हमको लेना होगा एग्रीड वैल्यू, जिस वैल्यू पर बैलेंस शीट में एंट्री की जा रही है। लेकिन अगर फर्म पार्टनर को एसेट ट्रांसफर करेगा, ऐसे केस में हमको फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, एग्रीड वैल्यू नहीं लेना है। जैसे अपोजिट काम है। एक लाइन का बात है, एक लाइन बस दिमाग बैठा लो, कहीं नोट कर लो, कहीं लिख लो, तुम्हारा 2 सेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन से आएगा कोई भी तो आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। वहां कंफ्यूज जाएंगे क्या लेना था, क्योंकि दोनों दिया रहेगा, एफआरबी लें क्या लें, आप फंस जाएंगे। तो दैट्स वेरी क्लियर, आपका शॉर्ट टर्म एक बार में आंसर आ गया कि कॉस्ट वजह किया हमने लिया एफआरबी यहाँ पर फंड ट्रांसफर कर रही है, दिस नॉट विल बिकम द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके और नॉट? ओके सर। क्लियर है या नहीं? यस सर। Now next point is that compulsory acquisition of an assets and enhanced compensation। अब बात सेक्शन 45(5) के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
क्योंकि सर प्रोविजन इसमें बहुत कैपेगरी में ज्यादा हो जा रहा है, बहुत लंबा हो जा रहा है। मैंने बार बार कहा आप डरिए मत, आप घबराइए मत, हम इस तरह से आपसे साथ बात कर रहे हैं, इस तरह से प्रोविजन बता रहे हैं, इस तरह से कवर कर रहे हैं कि आपको इसका कोई प्रेशर या बर्डन फीलिंग ही नहीं आने देंगे आपको। कमिंग पैसे सारी वैल्यू आपकी एकदम इजी हो जाएगी आपके लिए। और एक दिन लंबी क्लास लगाएंगे आपकी, जिस दिन सब लोग को बुलाएंगे, हालांकि वैसे भी तो कल से सबको आना ही है, अभी मैसेज करते हैं हम। और जब एक लंबी क्लास लगाएंगे हम लोग, शायद वो क्लास संडे को जब भी हो लगेगी, कम से कम 3 घंटे 4 घंटे या उससे भी ऊपर क्लास कर सकती है हमारी, जिसमें कि पूरा जितना अब तक हमने पढ़ाया है कैपेगेन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, वो वहां से स्टार्ट करेंगे। सब अच्छे आइए, मिस मत कीजिएगा। उसमें हम 4-5 घंटे लगातार लंबी क्लास लेंगे, पूरा रिवाइज करवा देंगे आपको, पूरा याद भी करवा देंगे, पूरा बैकअप भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन चलिए अभी पॉइंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, यहाँ पर बोल रहा है आपसे कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट्स एंड इनहैंस्ड कंपनसेशन। पहले इसको समझ लें तब पढ़ेंगे प्रोविजन, वरना ये समझ में नहीं लिखा गया है। whenever any property is acquired by the government for any purpose, that is called it's compulsory ना, कंपल्सरी एक्विजिशन। आप मना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रोड चौड़ा हो रहा है, चौड़ीकरण हो रही है, उस रास्ते में किसी की जमीन पड़ रही है, तो यू हैव टू, आपको देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी एक्वायर्ड करना पड़ेगा आपको। गवर्नमेंट कभी कर लेगी आपसे, उसके बदले में आपको मुआवजा मिलेगा, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। यू विल गेट द कंपनसेशन, दैट्स यू विल गेट। तो ये जो कंपनसेशन मिलेगा, दैट कंपनसेशन इज जस्ट लाइक आपकी सेल प्राइस मानी जाएगी। यानी आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी गई है, इनको कंपल्सरी एक्वायर्ड होगी गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट जो आपको मुआवजा दिया, जो कंपनसेशन दिया, वो आपके हैंड में उसको सेल प्राइस माना जाएगा कि भाई अपने में आपने बेचा है, जो कि जिसमें परचेस किया होगा और कंपनी वैल्यू से कंपेयर करके डिफरेंस होगा, वो कैपिटल गेन माना जाएगा, ठीक है। अब रही बात इनहेंस वाली, बात आ गई सर इनहेंस्ड कंपनसेशन, व्हाट इज द इनहेंस्ड कंपनसेशन। तो इनहेंस की अगर बात करें तो होता क्या है ना कि जो कंपनसेशन मिला, मान लो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप जो है कोर्ट में केस कर दिया गवर्नमेंट के खिलाफ कि भाई मैं प्रॉपर्टी थी 50 लाख की, गवर्नमेंट दिया हमको 25 लाख रुपए, हाथ में और मिला हमको कंपनसेशन कम दिया गया, हमारा शोषण किया जा रहा है। आपने केस कर दिया गवर्नमेंट पर, केस चला, बाद में वही रिवैल्यूएशन कराया गया और कोर्ट का फैसला आया, ठीक है भाई 10 लाख रुपए इनको और दिया जाए, इनकी प्रॉपर्टी 35 लाख दिया जाए। 10 लाख सही, कुछ तो बढ़ा, तो आप केस जीत गए, तो बाद में पहले 25 मिला था, 10 लाख रुपए आपको और मिल जाएगा कंपनसेशन के नाम पर, अगर आपने केस जीत गया तो उसको बोलते हैं इनहैंस्ड। यानी आपका कम से 25 लाख से क्या हो गया, 35 लाख हो गया, इनहैंस हो गया। तो 10 लाख जो बढ़ गया वो भी क्या हो जाएगा, कैपिटल लगेगा, ठीक है। तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे कैसे होगी, ये इसी बारे में चर्चा हम लोगों को इस प्रोविजन में करना है ना। इसको एक बार रीड करिए प्रोविजन को, देखिए ABC पॉइंट क्या लिखा हुआ है, फिर हम आपको अपना समझा भी दें, आपको हम खत्म कर दें आज। बताइए कर रहे हैं नहीं सर